Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट्स कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। बच्चों, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे, हमने बिजनेस लॉ की शुरुआत कर दी थी। हम सेमेस्टर 4 पढ़ रहे हैं। बस हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि बिजनेस लॉ क्या है, उसका मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, हमने सब्जेक्ट का कंटेंट देखा कि भैया सब्जेक्ट में क्या है। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था माय डियर व्यूअर्स। ध्यान दीजिए, हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी मॉड्यूल 1 हमने शुरू किया था। और माय डियर व्यूअर्स, मॉड्यूल 1 में हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। हमने क्या शुरू किया था? डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। हमने सबसे पहला डेफिनेशन जो पढ़ा वो था अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 हमने फीचर्स शुरू किए थे। आई होप आपने लास्ट लेक्चर्स रिवाइज किया होगा। बच्चों, रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था कि भैया रजिस्ट्रेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। बच्चों, हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ा था इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी माना जाएगा। सॉरी, इसमें हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ा था। हमने देखा था कि वो केस स्टडी किस बारे में है। हमने कॉन्डोइटी कंपनी लिमिटेड भी हमने देखा था। हमने फैक्ट्स ऑफ द केस भी देखे थे, हमने प्रॉपर्ली समझा था। लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड फीचर माय डियर व्यूअर्स। लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड फीचर which is perpetual succession। सॉरी, मेरा थोड़ा ड्राइंग कमज़ोर है। which is perpetual succession। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही मैंने आपको पहले बोला था कि जब कभी भी एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब कभी भी एक कंपनी को जन्म दिया जाता है, एक कंपनी को कानूनी तौर पे एक लीगल पर्सन माना जाएगा, एक लीगल एंटिटी माना जाता है, तब से वो कंपनी और वो कंपनी को शुरू करने वाले लोग यानी प्रमोटर्स, मैडम प्रमोटर्स क्या होगा फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स यानी हिस्सेदार, वो शेयर होल्डर्स और कंपनी, और वो कंपनी को डे टू डे चलाने वाले डायरेक्टर्स यानी वो डायरेक्टर्स और कंपनी, ये सब अलग अलग होते हैं। प्रमोटर्स होने दो, शेयर होल्डर्स होने दो, डायरेक्टर्स होने दो, एम्प्लॉयज़ होने दो, और ये जो कंपनी है वो अलग अलग एंटिटी है। कंपनी का अपना खुद का एक वजूद है, कंपनी का अपना खुद का एक वजूद है। इसीलिए बाय चांस कंपनी को शुरू करने वाला प्रमोटर, ध्यान दीजिए, बाय चांस कंपनी को शुरू करने वाला प्रमोटर, हमारे केस में उदय भाई और मजनू भाई, कंपनी को में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स और कंपनी को डेली चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें से अगर कोई भी पर्सन या तो मर जाता है या तो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता है। अगर मर गया तो क्या कंपनी भी मर गई? अरे मैडम, उदय भाई और मजनू भाई ने मिलके ये कंपनी चलाया था ना, मिलके ये कंपनी शुरू किया था ना। और अभी अगर उदय और मजनू में से गॉड फॉरबिड दोनों में से कोई एक जन मर जाता है तो कंपनी भी तो मर जाएगी ना। आपने लास्ट लेक्चर में बताया था वाइंडिंग अप लिक्विडेशन, तो कंपनी का भी वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, कंपनी में इन्वॉल्व कोई भी लोग, वो कोई भी होने दो, उसको भले ही वो शुरू करने वाला पर्सन क्यों ना हो, वो होने दो, इन्वेस्टर्स होने दो यानी शेयर होल्डर्स होने दो, कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी अगर मर जाता है तो कंपनी तो चलती ही रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी चलती जाएगी। कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया है, तो जब तक अभी कंपनी का लीगली वाइंडिंग अप नहीं होता,
यानी कंपनी का जब तक कानूनी तौर पे जैसे इनकॉर्पोरेशन करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वैसे ही कंपनी का वाइंडिंग अप करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो कंपनी को शुरू किया था रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके, कंपनी को ख़त्म यानी डिसॉल्व करना है, यानी लिक्विडेट करना है, यानी वाइंडिंग अप करना है, वो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व है कंपनी में, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में इन्वॉल्व है, उसका कुछ होना या उसको मर जाना, या तो उसने अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र कर दिए, ये कुछ भी होने दो, कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी के पास लीगल एग्जिस्टेंस है, ये कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक लीगली उसका वाइंडिंग अप नहीं होता। आगे देखेंगे बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट द मेंबर of a company may keep changing, the members may keep changing from time to time। members यानी क्या? मैडम आप क्या बोल रहे हो? मेंबर्स बच्चों, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। कौन से रजिस्टर, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। वैसे ही एक रजिस्टर होता है, उसे कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया तो वो कंपनी के मेंबर्स होंगे। और इन जनरल कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, या कंपनी के प्रोमोटर्स होने दो, या कंपनी के कोई भी स्टेक होल्डर होने दो, वो लोग की बात कर रहे हैं। बट दैट डज नॉट अफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए, दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डज नॉट अफेक्ट the company's continuity। The death or insolvency of individual, the death or insolvency of individual members does not in any way, death क्या बात किया? डेथ यानी मर गए, इंसॉल्वेंसी यानी हम जानते हैं इंसॉल्वेंसी क्या होती है बच्चों, वो स्टेट जहाँ पे एक पर्सन, एक व्यक्ति का लायबिलिटीज बढ़ जाता है उसके खुद के एसेट से। एसेट कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, मतलब इंसॉल्वेंट है। तो मेंबर मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता है। इनफैक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डज नॉट, ओके सॉरी, corporate existence of a company, members may come and go, very very important। members तो आते जाते रहेंगे, but company can go on forever unless wound up। अगर वाइंडिंग अप हो रहा है, लीगली लिक्विडेशन हो रहा है, तो ही कंपनी का वजूद खत्म हो जाएगा, अदरवाइज कंपनी होती रहेगी। कंपनी सीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन वाइंडिंग अप। सीजेस यानी खत्म हो जाता है ऑफ अ कंपनी। ये था हमारा थर्ड फीचर माय डियर व्यूअर्स, ये था हमारा थर्ड फीचर। नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है सेपरेट प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। आपको याद है हमने दो व्यक्ति को लिया था, आपको याद है हमने दो व्यक्ति को लिया था। ये थे हमारे उदय भाई, ये थे हमारे मजनू भाई, याद है आपको? उन्होंने अपना एक खुद का प्रोसेस शुरू किया था, बहुत पुरानी बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया था, फिर दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था, और ग्रोथ करनी थी और ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने कंपनी बनाई, ये हमें याद है। जैसे ही उन्होंने कंपनी बनाई, जैसे ही उन्होंने, माय डियर व्यूअर्स, अगर इन्होंने कंपनी शुरू किया तो ये कौन हुए? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये कौन हुए भैया? ये हुए हमारे प्रमोटर्स, ये हुए हमारे प्रमोटर्स। इन्होंने मिलके ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। जैसे ही ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया, मैंने आपको बताया था कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता है। आप याद कीजिए कि ये दोनों बिजनेस क्या करने वाले थे। आपने अगर पहले के लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा कि ये लोग किस चीज़ का बिजनेस करने वाले थे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए, क्या आपको याद है कि नहीं। देखिए बच्चों, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था
कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी और बिजनेस उनको खुद का कपड़ा मैन्युफैक्चर करना था, उनको खुद कपड़ा मैन्युफैक्चर करना था। उन्होंने इसीलिए और एक फैक्ट्री ले ली। बच्चों ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये था उनका फैक्ट्री, क्योंकि कंपनी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भैया तो फैक्ट्री तो लगेगी। उन्होंने लिया ये मशीन, उन्होंने लिया ये मशीन 10 करोड़ रुपए का भैया। एक तो ऑफिस ली, फैक्ट्री ली और मशीन लिया, 3 चीजें ली, ऑफिस, फैक्ट्री, मशीन, 3 चीजें ली बच्चों, ऑफिस, फैक्ट्री, मशीन। अभी सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। मैं कब से इतने लेक्चर्स से बोले जा रही हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल है पर्सन, ये ने वो ने। क्या कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है? कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख के बताइए बच्चों। क्या कंपनी खुद के नाम पे, क्या कंपनी खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी, एक यानी प्रॉपर्टीज खरीद सकती है? माय क्वेश्चन इज, क्या कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकती है माय डियर व्यूअर्स? जी इसी का जवाब देते हुए मैं बोलती हूँ हाँ। अगर कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिल गया है, यानी कानूनी तौर पे अगर कंपनी बन गई है, लीगल पर्सन बन गई है, तो कंपनी सेपरेट प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पे खरीद सकती है। यानी ये खरीदा गया रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी ये खरीदा गया रजिस्टर्ड ऑफिस, या ये खरीदी गई फैक्ट्री, या ये फैक्ट्री में लगाया गया 10 करोड़ का मशीन, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें कंपनी खुद के नाम पे ले सकती है बच्चों। ये कंपनी खुद के नाम पे ले सकती है। ये पेमेंट भी कंपनी करेगी, इसका ओनरशिप भी कंपनी के पास होएगा, इसका पेमेंट भी कंपनी करेगी, इसका ओनरशिप भी कंपनी के पास होएगा। कंपनी को शुरू करने वाले हमारे उदय और मजनू यानी कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी में इन्वेस्ट भी, ये प्राइवेट कंपनी है तो इन्वेस्टर्स भी यही बन गए। दोनों ने पैसा लगाया और बदले में कंपनी का शेयर ले लिया। और ये प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यही बन गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यही बन गए। यानी डे टू डे में कंपनी को चलाएंगे भी यही। इसी तरीके से बच्चों कंपनी खुद के नाम पे ये तीनों चीज़ें लेगी, भले करने वाले ये लोग ही है, बट इसको कन्वर्ट कर दे, इन्होंने अपना बिजनेस कन्वर्ट किया था कंपनी में, इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी कंपनी की खुद की हुई पड़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज केपेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज केपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग। यानी कल जाके अगर कंपनी को ये मशीन बेचना भी हो ना, ये फैक्ट्री बेचनी भी हो ना, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज जो कंपनी के नाम पे है वो अगर कंपनी को बेचनी भी हो ना, तो कंपनी डिस्पोज ऑफ कर सकती है, और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कंपनी खुद के नाम पे ये डिस्पोज ऑफ यानी बेच सकती है। द कंपनी, अच्छा मुझे आपको एक काम देना था, हमारी कंपनी को शुरू करने वाले उदय भाई और मजनू भाई, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और मुझे एक बहुत ही अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि इस कंपनी को हम नाम क्या देंगे। चलिए ये कंपनी का करो आप नामकरण। आगे बढ़ेंगे बच्चों। द कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। द शेयर होल्डर्स अंडरस्टैंड, द शेयर होल्डर्स आर नॉट several or joint owners of the company's properties। अगर कंपनी में पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर होते हैं, ये हम जानते हैं, अगर ये नहीं ये हम जानते हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर, उनका बच्चों डायरेक्ट हक कंपनी के एसेट्स पे नहीं होता है। कंपनी के वो शेयर होल्डर्स है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। ओनर्स तो इनडायरेक्टली वही है, उनको ही हम ओनर्स कहते हैं, लेकिन नाम उनका यहाँ पे नहीं आता है। और नो शेयर होल्डर्स हैज, अंडरलाइन करो, नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट ऑन एनी ऑफ द एसेट्स और of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in the company's property। अब ये पॉइंट क्यों है मान लीजिए,
ये जो कंपनी है जिसका नामकरण आप करने वाले हो, उसमें एक शेयर होल्डर है जो कि इनके मामा है, बराबर, जो कि इनके मामा है। इन्होंने बच्चों 1000 रुपये दिए इन्होंने कितने रुपए दिए? 1000 रुपये दिए। जैसे ही इन्होंने 1000 रुपये दिए, ये बन गए शेयर होल्डर, क्योंकि इन्होंने शेयर खरीदा 1000 रुपये का और इन्होंने शेयर होल्डर बना दिया, क्योंकि इसको शेयर सर्टिफिकेट भी मिल गया। अभी उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, मेरे पास नहीं पढ़ा था ना, तो उनको पता चल गया शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये भैया ने पैसे कितने लगाए? 1000 रुपये। ये जो 2 करोड़ की मशीन थी ना, ये कल मामा जी आते हैं उदय भाई के पास और बोलते ये मशीन है ना बेटा, सॉरी 10 करोड़ की जो मशीन है ना बेटा, वो तू मेरे नाम पे कर दे। मामा जी बोलते हैं ये तो 10 करोड़ की मशीन है, मेरे नाम पे कर दे। मैं तेरे कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं तेरे कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, यानी मैं ओनर हूँ, तो ये मशीन मेरे नाम पे कर दे। अरे भैया, उदय बोलता है अरे भाई मामा जी, ये तो मशीन है, वो तो मेरी खुद की भी नहीं है, ये तो कंपनी की मशीन है, पर मैंने तो पैसे लगाए हैं। तो मामा जी, आपने पैसे लगाए, आपने हिस्सा लिया है, और कितने का हिस्सा लिया है? 1000 रुपये का। मान लीजिए 1000 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये के 100 शेयर है मान लीजिए, तो आपका ओनरशिप पूरे कंपनी में सिर्फ 100 रुपये तक का ही है, यानी 100 रुपये यानी 100 शेयर तक का ही है, यानी 1000 रुपये का ही आपका ओनरशिप है। यू आर शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, द वैल्यू ऑफ विच इज 1000, therefore you don't have the complete ownership of this machinery, you only have 1000 rupees interest in the company, which if you sell your shares you will redeem your money। अगर आप अपने शेयर बेच देते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन मशीन पे आपका कोई हक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन द कंपनी, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होती है as a body corporate and no changes of individual membership affect the title of the company। मान लीजिए मामा जी ने अपना शेयर बेच दिया, मान लीजिए मामा जी ने अपना ये शेयर बेच दिया, तो शेयर बेचा तो क्या कंपनी के टाइटल में कुछ असर हुआ क्या? कंपनी वाइंड अप होगी क्या? नहीं, कंपनी माय डियर व्यूअर्स इस केस में वाइंड अप नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। The asset of a company are not allowed to be used for the payment of shareholders' debts। अगर शेयर होल्डर के पास से डेट लिया है तो उसका प्री पेमेंट करने के लिए कंपनी के एसेट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, उसका रीपेमेंट करने के लिए माय डियर व्यूअर्स कंपनी के एसेट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ फीचर पढ़ेंगे ट्रांसफरेबल शेयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अगर कभी भी किसी ने भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर कभी भी किसी ने भी एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी का एक हिस्सा यानी कंपनी का कुछ इंटरेस्ट खरीदा है, वो इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है, यानी आप वो बेच के किसी और को अपना शेयर दे सकते हो। बच्चों, वही तो स्टॉक मार्केट है। आपको नहीं मालूम शायद, पर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो वही तो होता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, NSE, BSE पे क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, यानी एक व्यक्ति शेयर दूसरे व्यक्ति को बेचता है और दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीदता है, इसे कहते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स। बच्चों, ये है ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। बट ये जो NSE BSE की मैंने बात की ना बच्चों, वो लिस्टेड कंपनी, यानी कंपनी बहुत बड़ी होती है। पब्लिक कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी होती है, ऑब्वियसली लिस्टेड है इसलिए पब्लिक था इसलिए लिस्टेड हुआ। प्राइवेट कंपनी जो है ना बच्चों, प्राइवेट कंपनी, उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी नहीं चाहती कोई थर्ड पर्सन कंप्लीट आउटसाइडर उनके कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। वही बात अगर पब्लिक कंपनी की करूँ, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स ही जनरल पब्लिक होते हैं, और अगर कंपनी की इच्छा हुई तो वो लिस्ट करवाते हैं अपनी कंपनी। ज़रूरी नहीं है सारी पब्लिक कंपनीज लिस्ट हो, अभी तो कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होते हैं, ये हम डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे बच्चों, ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, सारी पब्लिक कंपनीज लिस्टेड नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या है वो तो बताओ, फ्यूचर में पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अंडरलाइन कीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, the share or debentures or other interest of any member in the company
shall be, underline, shall be movable property transferable in the manner provided by the article. आर्टिकल्स यानी बच्चों ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी को इनकॉर्पोरेशन जब करवाते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जब होता है, तब ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स जो जिसके बिना इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है। वो दो चीज़ें में से एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चीज़ें डिटेल में फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के डेली के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। आर्टिकल्स डेली के यानी बच्चों कंपनी के वर्किंग लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों का डिसीजन कैसे कंपनी लेगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आगे बढ़ेंगे। एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिस्टिंक्टिव नंबर। ओहो, अंडर सेक्शन 45 अंडरलाइन कीजिए। मैडम में डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है? मान लीजिए कंपनी का है एक शेयर होल्डर मिस्टर ए, कंपनी के एक शेयर होल्डर है मिस्टर बी, और कंपनी के एक शेयर होल्डर है मिस्टर सी। इनके पास है कंपनी के 100 शेयर, कंपनी के 100 शेयर। कंपनी ने इनको शेयर नंबर 1 से शेयर नंबर 100 दिया। ध्यान दीजिए, कंपनी के पास मिस्टर बी के पास है 50 शेयर, समझिए मिस्टर बी के पास है 50 शेयर्स, इनको मिले 101 से 150। इनके पास भी है 50 शेयर, इनको मिला 151 से 200 शेयर्स। बच्चों कंपनी में हर शेयर को एक नंबर दिया जाता है, कंपनी में हर शेयर को एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। जैसे हर आदमी, हर इंसान का एक नाम होता है, वैसे हर शेयर का एक नंबर होता है। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट हो, यानी आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो वो शेयर सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा होता है, यानी आपके पास कितने नंबर शेयर्स है, कितने नंबर से कितने नंबर तक के शेयर है। तो ए के लिए नंबर 1 से लेके नंबर 100 शेयर्स होंगे, और ये लिखा होगा उनके शेयर सर्टिफिकेट पे। अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मिस्टर ए अपने 50 शेयर बेचना चाहते हैं, मिस्टर ए अपने 50 शेयर बेचना चाहते हैं मिस्टर डी को। मान लीजिए ये मिस्टर डी है, तो अभी मिस्टर ए के पास नया शेयर सर्टिफिकेट आएगा जिसमें नंबर होगा 1 to 50, और मिस्टर डी के पास नंबर होगा 51 to 100। अभी कितने शेयर होल्डर हो गए भैया? 4। इसको कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। इसका भी क्लियर डिस्टिंक्शन अपन आगे देखेंगे। और शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सील, हम जानते हैं कॉमन सील का मतलब हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। कंपनी खुद के हाथों से साइन नहीं कर सकती, इसीलिए कंपनी के पास अपना खुद का स्टैंप होता है, उसे कहते हैं कॉमन सील। स्पेसिफाइंग द शेयर्स हेल्ड बाय एनी पर्सन shall be prima facie evidence of the title of the person of such shares। अगर आपके पास आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है तो ये prima facie evidence है कि आप शेयर होल्डर है। आगे बढ़ेंगे। The registration of the company enables members to sell, registration of the company enables members to sell his share in the open market। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं स्टॉक यानी शेयर मार्केट की। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है एनएससी बीएससी पे, तो हम अपने शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं ओपन मार्केट में, एंड गेट बैक हिज इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंपनी। डायरेक्टली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर बेच रहा है तो कंपनी तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं, कंपनी का सिर्फ शेयर होल्डर चेंज हो रहा है बच्चों। दिस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी। बस इसी वजह से कंपनी का पैसा कंपनी में रहेगा और सिर्फ शेयर होल्डर बदलते रहेंगे। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे पूछी और आपको कमेंट सेक्शन में लिखी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन।
दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।